इंसानियत अपनी रोजमर्रा की एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। व्हाइट हाउस में बड़े बड़े पॉलिटिकल मुद्दों को सुलझाया जा रहा है, जबकि उसकी दीवारों के बाहर आम लोग अपने कल के लिए प्लान बना रहे हैं, इस बात से अनजान कि कौन से बदलाव उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल देती है। अनजाने कारणों से शहर में वाई क्रोमोसोम वाले सभी जीव अचानक मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में जानवर और पक्षियों से लेकर आदमियों तक सभी नर प्राणी खत्म हो जाते हैं। इनमें देश का राष्ट्रपति भी शामिल है। इक्का दुक्का बचे हुए मेल सिर्फ एक यंग और टैलेंटलेस इल्यूजनिस्ट योरिक ब्राउन और उसका पालतू कैप्यूचिन बंदर एम्परसन है। इमरजेंसी के केस में रेगिना ओलिवर को प्रेसिडेंसी संभालनी थी। हालांकि इस तबाही के टाइम वो विदेश में थी और तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। जाहिर है लीडरशिप की कमी से भयानक नतीजे सामने आते हैं। शहर में दंगे भड़क उठते हैं क्योंकि औरतें घबराकर अपने आसपास सब कुछ तबाह करना शुरू कर देती हैं। ये न जानते हुए कि आगे कैसे जिए, व्हाइट हाउस में भी टेंशन बढ़ जाती है। स्टाफ को एहसास होता है कि 2 हफ्तों के अंदर वे पूरी तरह से फंस जाएंगे। कोयला और साफ पानी की सप्लाई खत्म हो जाएगी। खाना भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जानवर अब ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते और कम टाइम में इतनी रिसोर्सेज उगाना नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक शहर को अफेक्ट नहीं करता, इसका असर सब पर पड़ेगा। सीनेटर जेनिफर ब्राउन लीडरशिप की कमान संभालती हैं। जल्दी ही उनसे एजेंट सारा बर्गन मिलती है, जो प्रेसिडेंट के सीक्रेट टास्क फोर्स 35 की मेंबर है। सारा रिपोर्ट करती है कि उसे यहाँ किसी असली खतरे की वजह से भेजा गया था, लेकिन उसे अपने नए मिशन के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लेने का टाइम नहीं मिला। इस पूरे टाइम के दौरान योरिक अपने अपार्टमेंट में ही रहता है ताकि वो डेस्परेट औरतों का निशाना न बने। हालांकि जैसे जैसे सप्लाई कम होने लगती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नोट छोड़ने का फैसला करता है और सिचुएशन का जायजा लेने बाहर निकलता है। उसी टाइम सीनेटर ब्राउन सारा को अपनी बेटी हीरो को ढूंढने के मिशन पर भेजती है, जिसने इस डिजास्टर के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन हीरो किसी सेफ जगह पर छिपने के लिए जल्दी नहीं करती। इसके बजाय वो एक रेफ्यूजी सेंटर जाती है ताकि जरूरतमंदों की हेल्प कर सके, जिसमें उसके मरे हुए लवर की बीवी भी शामिल है। उसके बाद हीरो उस हाइडआउट में वापस आती है जहां उसके दोस्त इकट्ठा हुए हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शहर में अभी भी कुछ बचे हुए आदमी हैं, लेकिन जल्दी ही ये क्लियर हो जाता है कि ये आदमी फीमेल बॉडी में पैदा हुए थे और हार्मोन थेरेपी के थ्रू ट्रांजिशन कर चुके हैं। इसलिए मिस्टीरियस प्लेग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। न्यूयॉर्क सिटी में इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है और भारी मिलिट्री गाड़ियां सड़कों पर गश्त लगाती हैं। योरिक को मिलिट्री के हाथों पकड़े जाने से बचना पड़ता है। फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक और मैसेज छोड़ने के लिए एक लोकल बार में घुसने में कामयाब हो जाता है। योरिक ये उम्मीद करता रहता है कि वो जिंदा है और उसका ऑटोग्राफ देखकर वो घर वापस आ सकती है। आमतौर पर योरिक लोगों की नजर से दूर रहता है, लेकिन इस बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। उसका कैप्यूचिन भाग जाता है, जिससे योरिक को उसका पीछा करना पड़ता है। बेचैन एम्परसेंट बाढ़ वाली सबवे में उतरता है और लाशों से भरे गंदे पानी में गायब हो जाता है। अपनी नफरत से लड़ते हुए योरिक उसका पीछा करने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपने इकलौते दोस्त को खोना नहीं चाहता था। एक जगह योरिक को लगता है कि उसे पास में एक और जिंदा आदमी दिख रहा है, लेकिन वो बस एक वहम निकला। अपनी फ्लैशलाइट चारों ओर घुमाते हुए उसे गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। पानी से बाहर निकलने के बाद योरिक कपड़े बदलने के लिए एक कपड़ों की दुकान में छिपकर घुस जाता है। हालांकि वो छिपा नहीं रह पाता। दुकानदार नंगे आदमी को देखते हैं और शौक में जम जाते हैं। एक महिला उस आदमी को पकड़कर अच्छी इनाम के लिए अधिकारियों को सौंपने का सुझाव देती है, लेकिन आखिर में उस पर तरस खाकर वो योरिक को जाने देते हैं और उसे साफ कपड़े भी देते हैं। योरिक ने जितना स्ट्रेस सहा है, वो उसे लगभग पागल कर देता है। अपने फोन पर वीडियो देखते हुए उसे वो दिन याद आता है जब एम्परसेंट उसकी जिंदगी में आया था और अपने दोस्त की आवाज सुनकर छोटा बंदर अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलता है। दोनों घर लौट आते हैं और वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब योरिक दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत था। किसी ने अपार्टमेंट में घुसपैठ की है और उसे खुद को बचाना होगा। गिटार से खुद को तैयार करके वो कोने के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसे हमला करने का मौका नहीं मिलता। सारा तेज और ज्यादा मजबूत साबित होती है। वो योरिक को निहत्था कर देती है और कुछ घंटों के बाद उसे उसकी माँ सेनेटर ब्राउन के पास ले जाती है। जिन पायलटों ने योरिक को व्हाइट हाउस लाया था, उन्हें बंद कर दिया जाता है। सारा बताती है कि उन्हें लंबी उड़ान के बाद आराम करने की जरूरत है, लेकिन सबको असली वजह पता होती है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नए राष्ट्रपति का बेटा जिंदा बच गया है, नहीं तो साजिश के शक पैदा हो सकते हैं और इससे और भी ज्यादा अराजकता फैल सकती है। योरिक खुद भी इस सिचुएशन से खुश नहीं है। जो कुछ भी उसने झेला है, उससे थोड़ा आराम मिलने के बाद वो आसपास देखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा लगभग तबाही का कारण
कारण बन जाती है। एक छोड़े हुए ऑफिस में उसे स्वर्गीय राष्ट्रपति की विधवा मार्ला ढूंढ लेती है। जेनिफर और सारा ठीक समय पर पहुंचती है और इसे ऐसा दिखाने में कामयाब रहती हैं कि मार्ला को मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। इस बीच यॉरिक छिपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन साजिश करने वालों पर मंडराता खतरा बढ़ता जाता है और सारा जिद करती है कि लड़के को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना होगा। स्वर्गीय राष्ट्रपति की बेटी ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उसकी माँ ने उस रात क्या देखा था। जेनिफर लड़की को यकीन दिलाती है कि वो कुछ नहीं, बस एक मति भ्रम था, लेकिन किम्बर्ली को शक है कि राष्ट्रपति ब्राउन उससे झूठ बोल रही है। जेनिफर ब्राउन अपने सहयोगियों को एक जेनेटिसिस्ट ढूंढने का निर्देश देती है जो यॉरिक की जांच कर सके और पता लगा सके कि ग्रह पर क्या हुआ था और वो और कैपुचिन क्यों बचे। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में स्पेशलिस्ट्स को लाने की योजना बनाती है, लेकिन सारा अपनी बात पर अड़ी रहती है। ये बहुत खतरनाक है और उन्हें यॉरिक को शहर से बाहर निकालना होगा। एजेंट इस जोखिम भरे मिशन को लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना होगा। इस बीच इजराइल में एक घायल महिला को होश आता है। ये जानकर कि धरती पर सभी पुरुष मर चुके हैं, वो घोषणा करती है कि उसे अब यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंसी का दावा करना होगा। नोरा ब्रैडी, जो पहले प्रेसिडेंशियल एडवाइजर रह चुकी हैं, अपनी छोटी बेटी मैकेंजी के साथ इधर उधर भटकने को मजबूर है। अपने पति और बेटों को खोने और बिना किसी सहारे के रह जाने के बाद नोरा खुद को संभालने के लिए जूझती है, लेकिन आखिर में वो खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ने का फैसला करती है। व्हाइट हाउस तक ये खबर पहुंचती है कि प्रेसिडेंसी की मुख्य उम्मीदवार रेजिना ओलिवर जिंदा है। इससे स्टाफ के बीच फूट पड़ जाती है। एक हिस्सा जेनिफर ब्राउन के प्रति वफादार रहता है, जबकि दूसरा रेजिना ओलिवर और प्रेसिडेंट की बेटी किम्बर्ली का साथ देता है। हालात को देखते हुए जेनिफर के पास सारा से सहमत होने और अपने बेटे को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सारा उन पायलट्स को अपने साथ लेती है जिन्होंने पहले यॉरिक को पहुंचाया था, उन्हें हीरो स्टार्स देकर और मिशन में कामयाब होने पर हमेशा के लिए शोहरत का वादा करके मोटिवेट करती है। यॉरिक को चोरी छिपे बिल्डिंग से बाहर निकालने का इकलौता तरीका मुर्दा लाशों वाली एक गाड़ी में है। लड़का मना करने और कोई और प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा अपनी बात पर अड़ी रहती है। वे रिस्क नहीं ले सकते और यॉरिक को इसे सहना ही पड़ेगा। एजेंट यॉरिक को सफलतापूर्वक बाहर निकालती है और उसे एक हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर कर देती है। उसका इरादा इसे खुद उड़ाने का है। एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिसमें सिर्फ महिला पायलट्स होंगी ध्यान भटकाने के लिए आगे उड़ेगा। हालांकि जैसे ही हेलीकॉप्टर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचते हैं और नजरों से ओझल होते हैं, एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और जलते हुए मलबे के फव्वारे में फट जाता है। ये नजारा यॉरिक को डरा देता है, लेकिन सारा शांत रहती है, ये जानते हुए कि यही पायलट की खामोशी की कीमत थी। कई घंटों की उड़ान के बाद सारा और यॉरिक थोड़े ब्रेक के लिए एक जंगल में उतरते हैं। एजेंट बदबू बर्दाश्त न कर पाने की वजह से लड़के को कपड़े उतारने के लिए कहती है। लाशों वाली गाड़ी में बैठने के बाद उससे बहुत गंदी बदबू आ रही है और आगे का सफर जारी रखने से पहले उसके कपड़े धोना बेहतर होगा। इसी बीच यॉरिक की बहन हीरो अपने दोस्त, जो एक ट्रांसमैन है, के साथ एक सुरक्षित जगह ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में वे एक लूटी हुई दुकान पर रुकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन इसके बजाय उन्हें डरी हुई नोरा और मैकेंजी मिलती हैं। लड़की के पैर की जांच करते हुए हीरो एक गंभीर इन्फेक्टेड घाव देखती है और नोरा से उसे फर्स्ट एड देने की अनुमति मांगती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। जंगल में वापस सारा और यॉरिक के कैंप पर जंगली लुटेरों के एक गैंग का हमला होता है। सारा उन्हें भटकाने और शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी रिस्क से बचने के लिए यॉरिक मास्क पहनता है और लड़कियों को डराने के लिए एक डंडा लहराता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं वे उनका प्लान खराब न कर दें, इसलिए वे अनचाहे मेहमान चले जाते हैं, लेकिन सारा और यॉरिक एक जगह रुकने का फैसला नहीं करते। पास के शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां वे एक हेलीकॉप्टर, जनरेटर और कुछ ग्रेनेड के बदले एक मोटरसाइकिल लेते हैं। जब सारा मोटरसाइकिल की जांच और चेकिंग करती है तो यॉरिक सारे सेफ्टी रूल्स भूलकर एक सुनसान जगह की ओर भाग जाता है। उसे यकीन होता है कि उसने भीड़ में अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को देखा था। ये बेवकूफी भरा काम उसे एक जाल में फंसा देता है। वो महिला पुलिस अधिकारियों से घिरा हुआ है जो उसका मास्क उतार देती हैं और उसका राज खोल देती हैं। सारा को अपने साथी को बचाने के लिए दखल देना पड़ता है। ऑफिसर्स को धक्के मारकर वो यॉरिक को खींच कर ले जाती है, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा खाली टाइम मिलता है, सारा बाइक रोककर उस लूजर को होश में लाती है और उसे याद दिलाती है कि ये मिशन कितना जरूरी है। एक ऐसा मिशन जिसे उसने अभी अभी लगभग बर्बाद कर दिया था। इस बीच हीरो, उसकी दोस्त और उनके नए साथी रात बिताने के लिए एक वीरान विमेन शेल्टर में पनाह लेते हैं। हीरो नोरा को बताती है कि उसकी बेटी को गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। उसे एंटीबायोटिक्स चाहिए, लेकिन फार्मेसियां खाली घरों के साथ साथ कब की लूटी जा चुकी हैं। डर और बेबसी से घबराई हुई नोरा बाहर चली जाती है ताकि उसकी बेटी उसके आंसू न देखे, लेकिन बाहर उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है।
आंगन में घुड़सवार महिलाएं आ जाती हैं, जो खुद को घर की असली मालिक बताती हैं और वे बिन बुलाए मेहमानों से कुछ ज्यादा खुश नहीं लगती। बाकी मेहमानों को भी घुड़सवार महिलाएं जल्दी ही ढूंढ लेती हैं। उन्हें अस्तबल में इकट्ठा किया जाता है ताकि खाने के लिए एक्स्ट्रा मुंह कम किए जा सकें। हालांकि नोरा को कुछ ऐसा दिखता है जो उन्हें बचा सकता है। घुड़सवार महिलाओं में से एक जख्मी निकली और नोरा हीरो से लड़की को चेक करने और मदद देने को कहती है। हीरो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन बंदूक का जख्म बहुत गहरा है और उसके पास डक्ट टेप और कुछ रबर ग्लव्स के अलावा कुछ भी नहीं है। घंटों तक की गई टेम्पररी सर्जरी से कोई सुधार नहीं होता। लड़की की हालत बिगड़ती जाती है और महिलाओं के गैंग की लीडर रॉक्सैन उसके दर्द को खत्म करने का फैसला करती है। नोरा की हैरानी की बात ये थी कि रॉक्सैन दयालु और समझदार निकली। वो मेहमानों को रात भर अपने घर में रुकने का न्योता देती है और मैकेंजी के लिए जरूरी एंटीबायोटिक्स देने का वादा करती है। जैसे ही ग्रुप रॉक्सैन के पीछे चलता है, हीरो को एहसास होता है कि एंटीबायोटिक्स तो बस उस गैंग के कंट्रोल का एक छोटा सा हिस्सा है। उनके पास सप्लाईज से भरा पूरा शॉपिंग मॉल है। इस बीच सारा और यॉरिक बोस्टन की तरफ बढ़ते रहते हैं। उम्मीद है कि उन्हें जेनेटिसिस्ट एलिसन मैन मिल जाएंगी, लेकिन शहर के एंट्री पॉइंट पर उन्हें एक मिलिट्री चेक पॉइंट मिलता है, जहां कड़ी सुरक्षा है और टीयर गैस के हथियार भी हैं। सारा उन्हें अलग होने का सुझाव देती है। वो सोल्जर्स का ध्यान भटकाएगी। जब यॉरिक और एम्प्रेसैंड नाकाबंदी के आसपास से निकलकर बोस्टन के कलीग से मिलते हैं, सारा को जल्दी ही एहसास होता है कि आदमियों की गैर मौजूदगी ने दुनिया से क्राइम खत्म नहीं किया है। विद्रोही गुट लगातार हार्वर्ड पर हमला करते रहते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। प्लान काम करता है। जब सारा सोल्जर्स को बिजी रखती है, यॉरिक छिपने के लिए एक हेडक्वार्टर बिल्डिंग में घुस जाता है। हालांकि वहाँ वो विद्रोहियों के हाथ लग जाता है, जिससे उसके राज खुलने का खतरा होता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि विद्रोहियों ने उसे एक ट्रांसमैन समझ लिया और उसे जाने दिया। यहाँ तक कि उसे बताया भी कि वो अपने लोगों को कहाँ पा सकता है, जरूरी हार्मोन्स कहाँ से ले सकता है और कहाँ छिप सकता है। आखिरकार यॉरिक और सारा को एलिसन मैन का अपार्टमेंट और फिर हार्वर्ड में उनका ऑफिस मिल जाता है। जेनेटिसिस्ट अजनबियों को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन जैसे ही यॉरिक अपना मास्क हटाता है, वो तुरंत समझ जाती है कि वे वहाँ क्यों है। मैन समझ जाती है कि उसे लड़के और उसके कापुचिन की स्टडी करनी होगी, लेकिन हार्वर्ड में काम करना नामुमकिन है। वहाँ न कोई इक्विपमेंट बचा है और न ही कोई बायोलॉजिकल सैंपल्स। इसलिए वो सैन फ्रांसिस्को जाकर वहाँ की लैब इस्तेमाल करने का एकमात्र रास्ता सुझाती है। सारा एक और खतरनाक यात्रा के लिए मान जाती है, लेकिन चुपके से उनका रेडियो खराब कर देती है, जिससे राष्ट्रपति से संपर्क करने का उनका एकमात्र तरीका कट जाता है। वो बाद में रेडियो की खराबी को जाने का बहाना बनाती है और यॉरिक से जेनेटिसिस्ट का ध्यान रखने को कहती है, जबकि वो व्हाइट हाउस से बात करने का दूसरा रास्ता ढूंढती है। इसी बीच सत्ता के लिए राजनीतिक झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन हर कोई उसी पर ध्यान नहीं दे रहा है। जेनिफर ब्राउन की एक सहयोगी क्रिस्टीन बीमार पड़ जाती है और उसे डर है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। हालांकि अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठीक चल रही है और ये काफी मुमकिन है कि बच्चा लड़का हो। सारा एक अजनबी के घर में घुस जाती है, लेकिन देखती है कि घर का मालिक खुद उस सीक्रेट एजेंट जितना ही माहिर और खतरनाक है। दोनों महिलाओं के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन एक बार जब वे एक दूसरे को बोलने देती हैं, तो पता चलता है कि दोनों घुसपैठे एक ही संगठन के लिए काम करते हैं और उसी वजह से यहाँ आए थे, घर के मालिक को ढूंढने और उसे गोली मारने के लिए। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में जानने के बाद जेनिफर चिंता से बेहाल हो जाती है, लेकिन क्रिस्टीन उसे शांत करने की कोशिश करती है। सर्च टीम ने बताया कि उन्हें सिर्फ 2 पायलटों के शव मिले। ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। राष्ट्रपति को एहसास होता है कि सारा ने शायद फालतू गवाहों को हटाने के लिए क्रैश को प्लान किया था। एक भयानक ख्याल आता है। यॉरिक एक खतरनाक अपराधी के साथ है और ये कहना मुश्किल है कि सारा उसके साथ क्या कर सकती है। प्रेसिडेंसी की मुख्य दावेदार रेजिना ओलिवर को व्हाइट हाउस लाया जाता है। इसका फायदा उठाकर किम्बरली नफरत भरी जेनिफर ब्राउन से छुटकारा पाने और आखिर में खुद सत्ता हथियाने के लिए तख्ता पलट की साजिश रचने लगती है। इसी बीच एलिसन मान यॉरिक के सामने कबूल करती है कि उसे अपने रिसर्च की सफलता पर भरोसा नहीं है। उसे नहीं पता कि उनके पास ये पता लगाने के लिए रिसोर्स होंगे कि पुरुष क्यों मरे या क्या पुरुष प्रजाति को दोबारा जीवित करना भी संभव होगा। एक बात तो पक्की है, यॉरिक और उसके कपूचिन दोनों के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। जल्द ही वे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बन जाएंगे। सारा ऑफिस लौटती है और जाने का प्रस्ताव रखती है। किसी वजह से वो यॉरिक से झूठ बोलती है, ये दावा करते हुए कि उसने उसकी माँ से बात की थी और अब उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाने की परमिशन मिल गई है।
तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, इस बात से अनजान कि मिलिट्री पेट्रोल पहले से ही सारा की फोटो लेकर शहर में घूम रही है। जब महिलाएं गैस डिप्लॉयमेंट के बीच सुरक्षित मौके का इंतजार कर रही होती हैं, तब यॉरिक उस जगह जाने का फैसला करता है जिसके बारे में विद्रोहियों ने उसे बताया था। ट्रांसजेंडर लोगों का एक समुदाय जहां वो अपना मास्क हटाकर बिना किसी डर के अपना असली चेहरा दिखा सकता है। यॉरिक की इस नई हरकत पर सारा गुस्से से भर जाती है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो जाता है कि असली खतरा वो नहीं है, वो है पेट्रोल। समुदाय में पहुंचती है और सबको उसकी तस्वीर दिखाती है। तीनों शिकारियों की नाक के नीचे से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और एक चर्च में छिप जाते हैं, जहां सारा को ये मानना पड़ता है कि उसका व्हाइट हाउस से कोई संपर्क नहीं है और वो सारे फैसले खुद ही ले रही थी। उधर हीरो, उसकी दोस्त और नोरा अपनी बेटी के साथ रॉक्सैन के कम्यून में रह रहे हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि उन्हें एक सच्चा जन्नत मिल गया है। वहाँ खाना, दवाई और पूरी सुरक्षा है। लेकिन जब नोरा अपनी बेटी को एक और रेडिकल फेमिनिस्ट मीटिंग से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो रॉक्सैन गुस्से से फट पड़ती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वे मेहमान हैं और उन्हें उसके नियम मानने होंगे और वो जो कुछ भी कहे उसे ध्यान से सुनना होगा। इसके अलावा रॉक्सैन छोटी मैकेंजी को मर्दों से नफरत करने और उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। ऐसी ही एक और मीटिंग में लड़ाई का अलार्म बज जाता है। महिलाएं जल्दी से बैरिकेड लगाती हैं और अपने सुपरमार्केट को बचाने के लिए खुद को हथियार बंद कर लेती हैं। उनके दुश्मन असल में एक छोटी लड़की के साथ कुछ हताश औरतों का एक छोटा ग्रुप निकलता है। रॉक्सैन उनसे मिलने बाहर जाती है, लेकिन वो अब अपने कम्यून में बाहरियों को स्वीकार नहीं करती। एक बच्चा भी उसकी हमदर्दी नहीं जगाता था और वो शरणार्थियों को भगा देती है, मदद करने से इनकार कर देती है। इस बीच एलिसन को सारा के सामान के बीच एक फ्लायर मिलता है। ये एजेंट के लिए वांटेड नोटिस है। वो सुझाव देती है कि यॉरिक को भाग जाना चाहिए ताकि सारा से खतरा न हो, लेकिन लड़का अपने दोस्त को धोखा देने से इनकार कर देता है, भले ही उसे पता है कि वो उनसे कुछ छिपा रही है। उस शाम रॉक्सैन अपने कम्यून को किसी तरह के सेलिब्रेटरी इवेंट के लिए इकट्ठा करती है। सेरेमनी की शुरुआत में वो भीड़ को लॉरा के बारे में बताती है, जो आंदोलन की एक सदस्य है जिसे रॉक्सैन गर्व से अमेज़न कहती है। शुरुआत में सब कुछ मासूम लगता है, लेकिन जैसे जैसे सेलिब्रेशन आगे बढ़ता है, हीरो और उसके साथियों को लगने लगता है कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। लॉरा को पहले धूल से छिड़का जाता है, फिर उसे बाथटब में डुबोया जाता है और जब वो ऊपर आती है तो हर कोई उसे एक नए नाम एथेना से बुलाने लगता है। ये सब बहुत परेशान करने वाला पाकर सैम, जो हीरो का ट्रांस दोस्त है, हॉल छोड़ देता है। आंदोलन की एक सदस्य उसके पीछे जाती है ताकि उसे रॉक्सैन से टकराने से मना कर सके, लेकिन इसके बजाय वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाती है। उसे तुरंत बात करने के लिए बुलाया जाता है। व्हाइट हाउस में वापस जेनिफर को एक रिपोर्ट मिलती है कि सर्च ग्रुप ने सारा का पता लगा लिया है और एक एम्बुश की तैयारी कर रहा है। प्रेसिडेंट को चिंता होने लगती है कि स्काउट्स उसके बेटे को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन तब तक एलिसन यॉरिक को जाने के लिए मना लेती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। टेंशन बढ़ जाती है। ट्रैकर्स यॉरिक और एलिसन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा सैनिकों को न्यूट्रलाइज कर देती है और उनके रेडियो नष्ट कर देती है, जिससे व्हाइट हाउस का सिग्नल कट जाता है। उस रात नोरा चीखों की आवाज से जाग जाती है। कोई आवाज न करने की कोशिश करते हुए वो कमरे से झांकती है और अमेज़न की भीड़ को सैम से बात करने के लिए एक लड़की को सजा देते हुए देखती है। मुस्कुराती हुई सुंदरियां बेरहम निकलती हैं, लेकिन नोरा दखल न देने का फैसला करती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे और उसके लिए वो उनके नियमों के अनुसार चलने को तैयार है। सारा को एक वैन मिलती है और यॉरिक और एलिसन के भागने की कोशिश के बावजूद ग्रुप सैन फ्रांसिस्को की अपनी यात्रा जारी रखता है। स्वाभाविक रूप से इससे उनके बीच और भी टेंशन बढ़ जाती है। सारा को अब अपने साथियों पर भरोसा नहीं रहा, जिससे एक और आपदा आ जाती है। वो ड्राइविंग करते हुए सो जाती है और गाड़ी रोड से नीचे क्रैश हो जाती है। मलबे से बाहर निकलने के बाद एलिसन सारा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब ड्राइवर की सीट पर नहीं है। इसके बजाय जल्द ही मिलिट्री गाड़ियों का एक काफिला पास में दिखाई देता है और उनका व्हाइट हाउस से कोई लेना देना नहीं है। जेनिफर को इस घटना के बारे में बताया जाता है, साथ ही ये भी कि भागने वालों में एक आदमी था। जबकि प्रेसिडेंट अपने बेटे से शक हटाने की कोशिश करती है, यॉरिक एक अनजान घर में एक उतनी ही अनजान औरत के साथ बेड पर होश में आता है। बेड से उठकर वो अपने कैपुचिन को ढूंढने जाता है, लेकिन इसकी बजाय उन लोगों से मिलता है जो उसे यहाँ लाए थे। जिस रैंच में यॉरिक को लाया गया है, वहाँ के निवासी काफी शांत लगते हैं। हालांकि वे उसे ये बताने से इनकार करते हैं कि उसके साथी कहाँ हैं। इस बीच लड़कियाँ एक जेल की कोठरी में जागती हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि वे कहाँ हैं या कैसे भागे। जेनिफर शहर के बचे हुए नागरिकों को संबोधित करती है, उनसे इवैक्यूएशन के लिए सहमत होने और अराजकता न फैलाने के लिए कहती है।
भीड़ में प्रेसिडेंट एक जानी पहचानी शक्ल देखती है, बेथ, उसके बेटे की गर्लफ्रेंड जो इतने समय से एक हॉस्पिटल में थी। जबकि जेनिफर बेथ से बात करती है, किम्बरली चुपके से रजीना को उखाड़ फेंकने और उसकी जगह लेने के लिए राजी करती रहती है। दोस्ताना माहौल के बावजूद यॉरिक को आजाद नहीं किया जाता है। इसके बजाय उसे लड़कियों के साथ एक सेल में फेंक दिया जाता है ताकि कम्युनिटी तय कर सके कि कैदियों के साथ क्या करना है। इस बीच और बुरी खबर आती है, ग्रीस में फ्लू का एक नया स्ट्रेन मिला है। जेनिफर तुरंत इस नए संकट को सुलझाने में जुट जाती है, लेकिन उसे एक और का भी सामना करना पड़ता है। मार्ला कमांड सेंटर पर आकर ये जानने की डिमांड करती है कि यॉरिक के बारे में अफवाहें सच हैं या नहीं। सेल के अंदर इंतजार करना असहनीय हो जाता है और तनाव फिर से बढ़ जाता है। यॉरिक और सारा लड़ने लगते हैं, लेकिन बहस जल्दी खत्म हो जाती है जब भारी दरवाजा चरमरा कर खुलता है और बस्ती से एक महिला दिखाई देती है। वो कैदियों को बताती है कि एक फैसला लिया गया है, उन्हें तब तक रहने दिया जाएगा जब तक सारा ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद उन्हें शहर से बाहर ले जाया जाएगा ताकि वे सैन फ्रांसिस्को की अपनी यात्रा जारी रख सकें। रैंच के निवासी सैम को एक अलग बेडरूम देते हैं इससे पहले कि वो सो जाए। वो यॉरिक को अलर्ट रहने और किसी पर भरोसा न करने की चेतावनी देती है, लेकिन यॉरिक को यकीन है कि सैम खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। लेकिन रैंच लाइवली लगता है और हर कोई शांत और दयालु दिखता है। इसके अलावा उनके पास बहुत सारा खाना, बिजली और पानी है, ऐसी लग्जरी जो अब ज्यादातर इलाकों में रेयर है। इस बीच मार्ला का दुख असहनीय हो जाता है। वो छत पर चढ़ती है और खालीपन में एक कदम रखती है, अपने पति और बेटों से फिर से मिलने की उम्मीद में। वो अपनी बेटी के लिए एक नोट छोड़ती है, माफी मांगते हुए और उसे मजबूत रहने का आग्रह करते हुए। उसी समय बेथ शहर लौट आती है, लेकिन जैसा उसने जेनिफर को बताया था, अपने दोस्तों के पास वापस जाने के बजाय वो सीधे एक विद्रोही ट्रक की तरफ जाती है। व्हाइट हाउस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे एक ग्रुप में शामिल हो जाती है। रॉक्सन के कम्यून में अमेज़न में से एक केट ग्रुप छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक्सन उसे सख्त नियम याद दिलाती है और भागती हुई लड़की को पीठ में गोली मार देती है। हालांकि रॉक्सन ये बात दूसरों को नहीं बताती। वो इस घटना को खानाबदोशों के हमले के रूप में बताती है और कोई भाग ना पाए इसलिए रॉक्सन सबको इंटेंसिव हथियारों की ट्रेनिंग का ऑर्डर देती है। इसके अलावा रॉक्सन मेहमानों को बाहर निकालने का प्लान बनाती है। नोरा को ये बात एक मेंबर से पता चलती है और वो लीडर के पास भाग कर जाती है। उससे मिन्नतें करती है कि उसे और मैकेंजी को रुकने दे। रॉक्सन पर कोई भी मिन्नत काम नहीं आती। वो नोरा को कुछ और दिन देती है, जिसके बाद उस औरत और उसकी बेटी को कम्यून छोड़ना होगा। रॉक्सन को याद आता है कि उसने पहली बार ये जगह कैसे ढूंढी थी और अमेज़न कम्युनिटी कैसे बनाई थी। पहले दिन से वो ही इसकी अकेली लीडर थी। तब से कुछ भी नहीं बदला था। रॉक्सन रूल्स बताती रहती है और निवासियों को यकीन दिलाती है कि उसकी प्रोटेक्शन के बिना सिर्फ खतरा और मौत है। हर दिन वो मीटिंग करती है जहां औरतों को मर्दों के सबसे बुरे काम याद करने होते हैं और इस बात को मजबूत किया जाता है कि रॉक्सन ही उनकी सेफ्टी का इकलौता जरिया है। सैम को इन सभाओं से बैन कर दिया जाता है और वो जाने की तैयारी करने लगता है। झील के पास के गेस्ट हाउस पर कब्जा करने और अपनी खुद की कम्युनिटी शुरू करने का प्लान बनाता है, लेकिन हीरो पहले ही रॉक्सन के इन्फ्लुएंस में आने लगी है। वो अब पक्की नहीं है कि वो जाना चाहती है या नहीं। रॉक्सन हीरो और सैम के बीच एक इमोशनल बहस देखती है। मौका पाकर वो हीरो को फिर से मैनिपुलेट करती है, उसे समझाती है कि एक असली आदमी भी उससे ऐसे बात नहीं करेगा। आखिर में दोस्त अलग हो जाते हैं और उस रात रॉक्सन सैम को बाहर निकाल देती है, उसे अपने साथ थोड़ा खाना ले जाने देती है। अगली सुबह रॉक्सन हीरो को नहीं बताती कि उसने ही सैम को जाने दिया था, बल्कि वो लड़की को आराम देने के लिए सब कुछ करती है, यहाँ तक कि पुरुषों की हर चीज को अलविदा कहने के सम्मान में एक विदाई समारोह भी रखती है। ये फेस्टिवल एक शोरगुल वाली और खुशनुमा पार्टी के साथ खत्म होता है, जिसका सब मजा लेते हैं नोरा को छोड़कर। नोरा कभी ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाती और अपना बदला लेने के लिए वो शॉपिंग मॉल में आग लगा देती है जब सब सो रहे होते हैं। अमेज़न बच जाती हैं, लेकिन उनका सामान बर्बाद हो जाता है। नोरा अपनी संतुष्टि को दुख के मुखौटे के पीछे छुपा लेती है और दुखी भीड़ में घुल मिल जाती है। अपने कामों से खुश होकर नोरा रात में भागने की तैयारी करती है। वो अपना सामान चेक करने जंगल जाती है, लेकिन उसे नदी के पास एक पुलिस कार मिलती है जिसमें लाशें भरी होती हैं। ये साफ हो जाता है कि रॉक्सन वो नहीं है जो वो बताती है और नोरा इस जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। एक ऐसा पल चुनकर जब वो अकेले होते हैं, नोरा रॉक्सन का सामना अपनी खोज के बारे में करती है। वो प्रिविलेजेस के बदले चुप रहने का वादा करती है। उसे और उसकी बेटी को हमेशा सबसे अच्छा खाना, प्रोटेक्शन और शेल्टर मिलना चाहिए, लेकिन नोरा सिर्फ चुप रहने से ज्यादा कुछ ऑफर करती है। वो रॉक्सन को ग्रुप पर कंट्रोल बनाए रखने में मदद करने का वादा करती है, भले ही उनका सामान चला जाए। ये पक्का करती है कि लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। रॉक्सन नोरा की शर्तें मान लेती है। वो अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करती है और एक जोश भरी भाषण देती है। वादा करती है कि वे सभी मुश्किलों को पार करके दुनिया जीत लेंगे।
इसी बीच सारा धीरे धीरे ठीक होती है और अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर देती है। हालांकि उसे अभी भी हेलुसिनेशन और अजीब नजारे दिखते रहते हैं। इसके बावजूद वो यॉरिक पर कड़ी नजर रखती है, जो एक बार फिर से बेफिक्र हो गया है और उसने गांव वालों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है। सारा का शक तब बढ़ जाता है जब गांव वालों में से एक उसके पास आकर टूटी हुई गाड़ी में मिले एक डिवाइस के बारे में शक भरे सवाल पूछता है। लड़की ये बताने से मना कर देती है कि वो क्या है, लेकिन वो साफ तौर पर नहीं चाहती कि यॉरिक को उस बीकन के बारे में पता चले। रॉक्सैन के कहने पर हीरो को एक और सेटलमेंट मिलता है। महिलाओं का एक ग्रुप जिन्होंने मर्दों की याद में एक मेमोरियल बनाया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की आड़ में रॉक्सैन उस सेटलमेंट से खाना और बाकी सामान चुराने के लिए हमला करवाती है। अमेज़न मेमोरी टाउन के रहने वालों पर कहर ढा देते हैं, लेकिन नोरा को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ खाना और पानी लेने के बजाय वे जंगली लोग गुस्से में सब कुछ तबाह कर रहे हैं। नोरा को ये सब पसंद नहीं आता और वो रॉक्सैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पागल लीडर इस बात पर अड़ी रहती है कि यही सही रास्ता है। अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक होकर रजीना ओलिवर जेनिफर ब्राउन को सत्ता से हटाने की तैयारी करती है। वो अपने साथियों को निर्देश देती है कि 30 मिनट के अंदर तख्ता पलट के लिए तैयार रहें और सपोर्ट पाने के लिए रजीना किम्बर्ली की तरफ देखती है। लेकिन अपनी मां की मौत के बाद किम्बर्ली का जोश ठंडा पड़ गया है और वो अब इस बगावत में शामिल नहीं होना चाहती। उसी समय सरकारी बिल्डिंग के नीचे बेट की टीम एक्सप्लोजिव्स लगाती है। जेनिफर ब्राउन को कमांड सेंटर बुलाया जाता है, जहां उस पर अपनी प्रेग्नेंट असिस्टेंट को बचाने के लिए यॉरिक के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया जाता है। जेनिफर को कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो मानती है कि उसका बेटा जिंदा बच गया था। वो ये भी बताती है कि उसे इंसानियत को बचाने की उम्मीद में एक जेनेटिसिस्ट के पास भेजा गया था। हालांकि किसी को नहीं पता कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचा है या नहीं। यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने एक दिन पहले जेनिफर का साथ दिया था, अब रजीना के साथ हो लेते हैं। वे मांग करते हैं कि वो झूठी सत्ता छोड़ दे और सच्ची प्रेसिडेंट को ताकत सौंप दे, लेकिन बात बीच में ही रुक जाती है। एक धमाके से बिल्डिंग हिल जाती है और ये साफ हो जाता है कि घुसपैठिए अंदर आ गए हैं। बेथ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बिल्डिंग पर धावा बोल दिया, अंडरग्राउंड सुरंगों से अपना रास्ता बनाते हुए। वे राजनेताओं से भिड़ जाते हैं और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी सर्विस को अपने हथियार डालने और सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनिफर अपनी बलकलावा के बावजूद बेथ को पहचान जाती है, लेकिन लड़की उसे चुप रहने और उसे बेनकाब न करने का इशारा करती है। खतरा आते ही रजीना की प्रेसिडेंट बनने की इच्छा गायब हो जाती है। इस तरह जेनिफर ब्राउन को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और विद्रोहियों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। उनकी मांगों का जवाब देते हुए विद्रोही बंधकों को कंट्रोल सेंटर से बाहर ले जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बिल्डिंग से उनके साथ बिना जंगली शहरवासियों से टकराए निकल सकें। उसी पल रजीना जोर देकर कहने लगती है कि वो ही असली प्रेसिडेंट है और सबको उसकी बात माननी होगी। गुस्से में उसने सबको धोखेबाज कहा, अपने पुराने साथियों जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी को बेनकाब करने की कोशिश की और आखिरी बार करते हुए जब वो ये ऐलान करती है कि जेनिफर ब्राउन का बेटा जिंदा है, तो एक विद्रोही उस हिस्टेरिकल औरत को माथे पर गोली मारकर चुप करा देता है। लेकिन नुकसान तो हो चुका था, उसके शब्द कहे जा चुके थे और सबसे अहम बात ये कि विद्रोहियों की योजनाएं अब पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थीं। इस बीच यॉरिक का बस्ती में ज्यादा देर तक रुकना मुसीबत का सबब बन जाता है। मर्दों के ध्यान के लिए तरसती औरतें उसे ढूंढने लगती हैं, उम्मीद करती हैं कि वे आखिरी बचे हुए आदमी के साथ समय बिता सके। उस पल का फायदा उठाते हुए जब यॉरिक का ध्यान भटक गया था और एलिसन लोकल लोगों से मिल रही थी, सारा चुपके से जंगल में घुस जाती है ताकि उस बीकन को नष्ट कर सके जो इतने समय से उसकी लोकेशन भेज रहा था। विद्रोही बंधकों को समय पर निकालने में नाकाम रहते हैं। एक और विरोधी गुट वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए टियर गैस छोड़ देता है। गलियारों में गोलियां चलने लगती हैं। लोग घबराकर इधर उधर भागते हैं और जो समय पर बच नहीं पाते वो जमीन पर ढेर हो जाते हैं। बेथ चुपके से जेनिफर की हथकड़ी खोल देती है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है। प्रेसिडेंट को अपनी प्रेग्नेंट असिस्टेंट को बचाने का समय नहीं मिलता, लेकिन क्रिस्टन अकेली नहीं रह जाती। किम्बर्ली उसका साथ देती है। अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से होते हुए लड़कियां मेमोरी टाउन में एक एग्जिट तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। पर्सनल चीजों के बीच रॉक्सीन को एक नोटबुक मिलती है जिसमें सभी बचे हुए मर्दों के नाम लिखे होते हैं। अब लीडर का एक नया मकसद है, उन सबको ढूंढकर खत्म करना। प्लैनेट को आजाद करने के लिए अमेज़न उस नौजवान से शुरुआत करने का फैसला करती हैं जिसे उन्होंने पहले भी एक बार देखा था, जो अब पास के गांव में रह रहा है। नोरा रॉक्सीन को उसकी पोर्ट्रेट दिखाती है। वो कोई और नहीं बल्कि यॉरिक ब्राउन है।
बेथ जेनिफर को अपनी यूनिफॉर्म देती है। अलग होने से पहले जेनिफर उस लड़की को बताती है कि रजीना की बातें सच थीं। यॉरिक जिंदा है। रॉक्सीन और नोरा उस गांव को ढूंढने निकल पड़ती हैं, जहां उन्हें लगता है कि बचा हुआ आदमी छुपा हुआ है। लेकिन खतरा महसूस करते हुए सारा अपने साथियों से जल्दी निकलने को कहती है। उनके तुरंत निकलने की खबर यॉरिक को पसंद नहीं आती, लेकिन वो एजेंट से बहस करने को तैयार नहीं है। हालांकि उनके समय पर गायब होने की संभावना कम है। रॉक्सीन ने पहले ही उस जगह का पता लगा लिया है और अपनी टीम को हमला करने के लिए तैयार कर रही है। कुछ ही घंटों में एक मीटिंग के दौरान 2 खानाबदोश रॉक्सीन के कैंप में घुस आते हैं। उनसे हीरो को प्रेसिडेंट की मौत के बारे में पता चलता है। ये न जानते हुए कि प्रेसिडेंट का पद उसकी मां का नहीं था, हीरो मान लेती है कि उसी की मौत हुई है। असल में जेनिफर अभी भी जिंदा है। अपनी बेटी का मातम मनाने के बाद वो बेच के साथ भागने की तैयारी करती है। प्रेसिडेंट अब शहर में नहीं रुक सकती, जहां उसके लिए पहले ही तलाश शुरू हो चुकी है। उस रात सैम चुपके से जेनिफर के घर में घुस जाती है। औरत तुरंत अपनी बेटी की दोस्त को पहचान लेती है और वे मिलकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर घिरा हुआ है। क्रिस्टिन और किम्बर्ली एक सुनसान खलिहान में पनाह लेती हैं। सुबह जल्दी उठकर किम्बर्ली अपनी दोस्त को बताती है कि उसे पता है वे सब कैसे बच सकते हैं। उन्हें यॉरिक की जरूरत है ताकि इंसानी नस्ल आगे बढ़ सके, और यॉरिक ऐसा लगता है मान जाता है। उस रात वो गांव की एक औरत के साथ सोता है, जिसने उस पर लंबे समय से नजर रखी हुई थी। उनकी शांति तब भंग हो जाती है जब पागल रॉक्सैन के नेतृत्व में अमेज़न गांव की सड़कों पर धावा बोल देती हैं और उस आदमी को अपने हवाले करने की मांग करती हैं। गोलीबारी की आवाज सुनकर सारा चौंककर जाग जाती है। वो यॉरिक की नई गर्लफ्रेंड को उसे घर से बाहर निकालने का आदेश देती है, जबकि वो हमले को रोकने के लिए पीछे रुक जाती है। ये महसूस करते हुए कि वे बहुत ज्यादा हैं, सारा अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकलती है, जैसे वो घुसपैठियों से डरी हुई हो। वो स्थानीय ट्रांसमैन को बाहर लाती है और उसे असली सर्वाइवर बताकर पेश करती है। मुख्य सड़क पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलीबारी की आवाज से सारा का काफिला भटक जाता है और वो इस पल का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को निहत्था करती है और भाग निकलती है। यहाँ तक कि छोटी मैकेंजी भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। रॉक्सैन को ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो कम्यून में अपनी जगह की हकदार है। इसी बीच हीरो भागने वालों के समूह से मिल जाती है। वो उन पर तब तक गोलियां चलाती है जब तक यॉरिक पलटकर अपनी बहन हीरो को पहचान नहीं लेता। हीरो जम जाती है, लेकिन यॉरिक की गर्लफ्रेंड परिवार के संबंध से अनजान हीरो को गोली मार देती है। घायल होकर हीरो अपने भाई को अपनी मां की मौत के बारे में बताने में कामयाब रहती है और उसे चेतावनी देती है कि अमेज़न उसे तबाह करने का इरादा रखती हैं। वो यॉरिक से भागने का आग्रह करती है और उसे समय दिलाने के लिए अपनी ही एक साथी को खत्म कर देती है। शहर में गोलीबारी जारी रहती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नोरा अपने हाथ ऊपर उठाती है और बीच में आकर आत्मसमर्पण की घोषणा करती है। ये देखकर रॉक्सैन पागल हो जाती है, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं है। हीरो नोरा को बताती है कि यॉरिक जिंदा है। इससे महिलाओं को नई ताकत मिलती है और अपने शिविर में लौटने पर नोरा रॉक्सैन को पद से हटाने और लड़कियों की आंखें सच्चाई की ओर खोलने का फैसला करती है। लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। रॉक्सैन नोरा को उकसाती रहती है जब तक नोरा उसे सीने में गोली नहीं मार देती। अमेज़न हैरान हो जाती हैं, अपने हथियार उठा लेती हैं, लेकिन नोरा जल्दी से उन्हें दिलासा देने वाले शब्द ढूंढ लेती है। हीरो नोरा के बगल में खड़ी होने के लिए आगे बढ़ती है और उस पल से समुदाय को एक नया नेता मिल जाता है। सारा कई किलोमीटर चलती है और आखिरकार यॉरिक और एलिसन को ढूंढ लेती है। लड़का तबाह हो चुका है। उसे लगता है कि उसने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया है और अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। अपने दोस्त की बात सुनते हुए सारा बताती है कि वो उसे जितना सोचती है उससे कहीं ज्यादा समझती है। उसने भी बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। सारा तब यॉरिक से कहती है कि अगर वो चाहे तो जा सकता है। वो जेनिफर के आदेशों का पालन कर रही थी और अब जब जेनिफर को मृत मान लिया गया है तो उनका समझौता तकनीकी रूप से अमान्य है। लेकिन यॉरिक मना कर देता है। वो सारा से अपना ट्रेनर बनने के लिए कहता है ताकि वो बोझ बनना बंद कर सके और अपनी रक्षा करना सीख सके। इसी बीच जेनिफर, बेथ और सैम खुद को निगरानी कैमरों के तहत एक खाली कमरे में बंद पाते हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता है, लेकिन उन्हें सारा की सीक्रेट सर्विस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने पकड़ लिया है। बीकन से सिग्नल का पीछा करते हुए सारा अपने दोस्तों को एक ईंधन वाले वाहन तक ले जाती है। पेट्रोल के अलावा कार में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जरूरी सब कुछ और एक मार्ग चिन्हित नक्शा मौजूद है।